ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आरबीआई ने फाइनली अपनी रेट कट कर दिया 50 बेसिक पिप से। तो इसके अंदर आइए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको पहले कुछ दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, जो आप देखोगे कहाँ पे है गाइस। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली जो मैंने कल आपके साथ में लेवल डिस्कस किए थे 56,635 से लेके 56,700, जो नियर बाय मैंने आपके पास में एग्जैक्ट लेवल पिन पॉइंट वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। पिन पॉइंट हाई वही है मार्केट का। तो आओ मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग नए हो। मूवमेंट आइए एक्सपेक्टेड स्क्रीन पे। अपसाइड के अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा 56,171 से लेके 56,230 और फर्स्ट इससे ऊपर लेवल। होगा 56,640 से लेके 56,707 और तो ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल थे जो मैंने कल आपको मार्केट के अंदर बताया था। अगर आरबीआई रेट कट करता है तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम न्यू हाई ये बना सकता है। देखो, बाकी तो एनालिसिस बहुत लोग डालते हैं, यूट्यूब पे लोगों ने बहुत कुछ बना बना के डाल रखा है, डेली डालते रहते हैं, व्यूज भी आ जाते हैं उनके। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज आपको अगर पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए ना, तो आप वापस आ जाना घूम के इस वीडियो पे। जो मार्केट के मूवमेंट से पहले आपको बता दें कि एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई क्या बना सकता है बैंक निफ्टी, मैंने आपको कल बता दिया था ये। तो अब डिस्कस करते हैं कि रेट कट हुई है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, किस तरीके से रहेगा। तो देखो, मैं आपको बताता हूं। तो रेट कट हुई थी, उसके बाद में बैंक तेजी से नीचे गिर गए थे एक बार के लिए। अगर आप मार्केट लाइव बैठे होंगे तो बैंक के अंदर एक रैंडम रिजेक्शन आया था, नीचे गिरे थे। उसके बाद में जब आरबीआई ने अनाउंस किया कि सीआरआर को 4% से 3% कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में वापस एक मार्केट के अंदर बुलिश मूवमेंट देखने को मिली थी। तो देखो, जनरली होता क्या है, मतलब बहुत लोगों का प्रोस्पेक्टिव होता है, लोग ये मान के चलते हैं कि रेट कट का मीन है पॉजिटिव। लेकिन सिस्टम इस तरीके से नहीं चलता है, और सिस्टम इस तरीके से बिल्कुल बिहेव नहीं करता जो जनरल रिटेल मान के चलता है। बेसिकली जो रेपो रेट है वो 6% थी, उसको 1.5 बेसिस से फिर से कट कर गया। अब इसमें क्या था कि यूएस के अंदर जो ट्रंप की स्टूपिडिटी चल रही है 2-3 मंथ से, टैरिफ लगा रहा है, कभी घटा रहा है, तो उसकी वजह से यूएस जो इन्वेस्टर्स उनको बहुत नुकसान देखने को मिला है, काफी मोटा लॉस उठा रहे हैं यूएस के इन्वेस्टर। तो उनका एक जो कहीं ना कहीं उनकी आई थी, इंडियन मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इंडियन मार्केट की तरफ उनकी एक फोकस था। तो कहीं ना कहीं रेट कट के बाद वो फोकस नहीं रहता, यही एक रीजन था कि रेट कट के बाद रैंडमली मार्केट गिरा था। उसके बाद में जैसे सीआरआर अनाउंस हो तो वही मार्केट वापस बूम कर गया। तो ये भी आरबीआई को पता था कि सिस्टम पूरा मार्केट के लिए वर्क करता है, तो मार्केट को सस्टेन कराना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने आरबीआई ने सीआरआर भी इसीलिए कट कर दिया। तो अब हम आपको बताते हैं, बात करते हैं कि सीआरआर होता क्या है। तो देखो, बेसिकली गाइस, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा कर रहे हो, तो बैंक तो सीआरआर 4% है, तो इसका मीन्स है जो 4 रुपए हैं 100 में से, बैंक उनको कहीं यूज नहीं कर सकता। उन पैसों को बैंक लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना लोन के लिए उन पैसों को सर्कुलेट कर सकता है। वो पैसे बैंक्स को अपने पास में रिजर्व रखने पड़ते हैं, ताकि कल को इमीडिएट कैश अगर नीड पड़ती है मार्केट के अंदर, तो बैंक्स का सिस्टम कोलैप्स ना, वो कैश प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने जो अभी सीआरआर और एसएलआर दो चीजें होती हैं, देखो सीआरआर और एसएलआर मिला के बैंक्स को 26 से 27% के बीच में मेंटेन करना पड़ता है एक रेशो। तो उसमें से सीआरआर 4 था, 4 को 3 कर दिया गया। अब मैं इनके पीछे का आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ ताकि आप सब समझ जाओगे। बेसिकली सीआरआर तो आप जान ही गए, फिक्स अमाउंट होता है जो कैश बैंक को अपने पास में कैरी कर पड़ता है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर एक लिक्विड अमाउंट होती है जो बैंक कैरी करती है। तो एसएलआर वाली अमाउंट्स को बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर देती है, लिक्विड एसेट्स के अंदर उसको मेंटेन रखती है एसएलआर को, ठीक है। अब देखो, जो सीआरआर है 4%, वहां से तो बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जो एसएलआर है वहां से उसको इंटरेस्ट आ जाता है। देखो, 6% रेपो रेट कुछ आ जाएगी, तो उसके बाद में 11-12% लोन का कुछ अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। 11-12% लोन से आ जाता है। अब जैसे ही सीआरआर कट किया गया, तो बैंक का जो कैश रिजर्व था 4%, वो कम हो गया 3% हो गया। बैंकों के पास में ज्यादा पैसा हो गया लोन देने के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर की बेसिकली इकोनॉमी बढ़ चुकी है, मतलब ग्रोथ बढ़ चुकी है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। तो एकदम से बैंकिंग जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर था उसके अंदर काफी अच्छी हमें बूम देखने को मिली है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो सीआरआर जो ये सब कट किया, अब इससे होने क्या वाला है, तो इससे होने ये वाला है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर 2.25 से 2.5% लाख करोड़ लिक्विड मार्केट के अंदर छोड़ा जाएगा। इतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर छोड़ी जाएगी बेसिकली। तो इससे क्या होगा, सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगी कि लोन अमाउंट्स होंगे बड़े, ज्यादा लोन दे सकता है और लोन सस्ते मिलने लग जाएंगे, लोन्स बढ़ेंगे, खरीदारी होगी, तो इकोनॉमी थोड़ी बूम करेगी। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि मार्केट के अंदर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग खरीदारी करेंगे, लोग लोन लेंगे, लोग बनाएंगे, कंपनी के अंदर चीजें खरीदेंगे, कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, लोगों को लोन मिलेगा, लोन लेके खरीदेंगे, और सर्कुलेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमी
अपनी जीडीपी में मूवमेंट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये वर्क करना शुरू होंगी चीजें। तो अब मैं बताता हूं कि इससे होने क्या वाला है, इसका जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। तो देखो, अब इम्पैक्ट की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है। बैंक्स की जो इनकम है वो बढ़ने वाली है, बैंक्स के लोन ज्यादा से ज्यादा सेंक्शन हो गए, उनको जो प्रॉफिट अर्निंग जो मार्जिन वगैरह बैंक्स का बढ़ने वाला है। लेकिन वहीं अगर सेम चीज को हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो ये नेगेटिव है। एफडी के रेट्स कम होंगे, बॉन्ड्स के रेट कम होंगे, तो रिटेल के लिए कहीं ना कहीं ये चीज नेगेटिव है। और ओवरऑल जो ये बजट था, इसमें क्या होगा कि देखो, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन जो सप्लाई है वो तो इक्वली रहेगी। तो पैसा ज्यादा आएगा, लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, खरीदारी ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आने वाले टाइम के अंदर महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी, इसके ऊपर आरबीआई का स्टेटमेंट ये था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसके लिए हमारे पास में अदर फर्दर पॉलिसीज है, उनको उस टाइम पे देखा जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब चार्ट पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है क्या होता है। तो चार्ट पे चलते हैं तो समझते हैं कि अब निफ्टी की क्लोजिंग है 25,000। तो निफ्टी के मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो डिस्कस करते हैं। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में एक तो मूवमेंट हमें ये मिलता है कि मार्केट यहीं जाएगा, 25,000 को रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद में हायर राइज बनाता हुआ ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से अगर मार्केट सीधा जाता है तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। देखो, जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी आज वो चीज 500 की हो गई, तो 100 200 300 तक आप खरीदते हो तो ठीक है, रैली चल रही है, आप बैठ रहे हो, आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। लेकिन सेम चीज आज 500 की हो चुकी है, उसको 600 पे पहुंचानी है, तो 600 की पहुंचानी है तो वो मुश्किल। अगर आप 550 पे बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत है। आज नहीं फंसोगे तो आप कल बहुत गंदा फंसोगे अगर इस तरीके से आप बुल मार्केट में बैठते हो। तो बुल मार्केट में बेसिकली आपको क्या करना हो, चार्ट पे तो सेम जो मैंने हायर राइज बनाई, उनको आपको लोअर टाइम फ्रेम में हायर राइज बनाना है। पहला हाई बनने देना है, दूसरा हाई बनने देना है, यहाँ के 2 हाई बन चुके होंगे आपके, तो उन पे एसएल को ट्रेल करते 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 एक शार्पली मूव करना है। मतलब फ्री फॉल नहीं, मिड में बाय नहीं करनी है कभी भी। जो 600 की चीज 500 की चीज उसको 550 यहाँ, मतलब जो कहने का मतलब चार्ट पे आप समझो कि 2500 150 के आसपास मार्केट आ जाता है। उसके बाद में हम 25,280 का टारगेट प्लान नहीं करेंगे। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो एसएल को ट्रेक करते हुए हायर हाइस बनाते हुए रीसेंट हाई या फिर उससे सेकंड रीसेंट हाई पे स्टॉप लॉस लेते हुए, तो जो दूसरा सिनेरियो निकल के आता है वो हमारे पास में क्या होता है कि इस तरीके से रिटेस्ट करके नीचे का शॉर्ट काफी अच्छा बन सकता है। ये 24,640 से लेके 680 वाला जो लेवल मैंने आपके साथ में काफी पहले से डिस्कस किया हुआ है। अब फर्दर जो मेन सिनेरियोज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये तो आप भी एनालिसिस अब सीख ही गए होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस में इस तरीके से ट्रेड करना। जो मेन है कि मार्केट अगर खुल के यहीं पे कंसोलिडेशन होने लगता है 25,000 के अंदर, तो 70% चांसेस है कि नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, और वहीं अगर खुलते ही ब्रेक कर देता 25,950 को ब्रेक करके नीचे की तरफ कंसोलिडेट होने लगता है तो 70% चांसेस है ऊपर की तरफ ब्रेक हो। जो मैंने आपको हमेशा बताया, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ही कंसोलिडेट होता है तो वापस नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेने आगे बहुत ज्यादा चांसेस, तो 70% चांसेस होता है, आएगा 30% सीधा फर्दर ऊपर निकल जाएगा। तो सेम सिनेरियोज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आओ तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली, उसके बाद में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं बैंक निफ्टी में वो ये है 56,637 से लेकर 56,70 वाली रेंज पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया। तो नीचे की साइड हम चलते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास में रहने वाला है ये, जो लोग काफी जो यूट्यूब पे आके बताते हैं यू पैटर्न बनेगा तो उसके कर्व पे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट मान सकते हो, ऊपर रेजिस्टेंस, ये उनके इस पर्सपेक्टिव से भी है। और बाकी मैं तो देखो जो मैंने लेवल्स निकाले सारे के सारे बिल्कुल ज्ञान थ्योरी के बेसिस पे निकाले। मैंने आपको कल बता दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर न्यू हाई क्या बनने वाला है, तो एग्जैक्टली न्यू हाई ये बना या नहीं बना ये आप सबके सामने है। देखो, इसी को कहते हैं एनालिसिस। बाकी तो बना के कुछ भी डाल देते हैं, कंटेंट डाल दिया, कुछ भी लोग डालते रहेंगे, लेकिन इसको कहते हैं एनालिसिस। और अगर आपको ये सीखना है कि किस तरीके से निकाला है, देखो ये सब मैंने बेसिकली कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैथमेटिकल ज्ञान की कैलकुलेशंस में निकाला। मैं आप सबके साथ में सारी चीजें शेयर करूंगा। लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करते हुए चलिए चैनल को। तो नीचे की तरफ जो लेवल होगा वो 56,169 से लेकर 56,220, और नीचे जो फर्दर ये मैंने आपको सप्लाई जोन जो डिमांड किया, अब ये डिमांड जोन हो जाएगा। जो सप्लाई जोन था अब ये डिमांड जोन हो जाएगा। 56,696 से लेके 55,696 से लेके 55,772 है, और उसके बाद में फर्दर अपर साइड में 57,123 से लेके 57,186। वैसे इसके ऊपर थोड़े चांसेस कम है, मैं फिर भी आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। 57,600 से लेके 57,650, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। तो गाइस वीकेंड्स को एंजॉय करिए, घर पे रहिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, उनके फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए। और चलो मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय। वीकेंड्स को एंजॉय करिए, घर पे रहिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, उनके फैमिली के साथ